जब भी मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो रिलेशन हमेशा x और y के बीच में होता है। तो x और y के बीच का रिलेशन किस तरीके से दिखाएंगे हम, x को दिखा देंगे x एक्सिस पर, y को दिखा देंगे y एक्सिस पर। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन ऐसे होगा y y डैश इधर x और x डैश, इस तरह से दिखा दिया हमने। और यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको हम बोल देंगे fx इज इक्वल टू सी। fx का मतलब ही y होता है, तो c का मतलब क्या है, ये इसकी वैल्यू इतनी है, ये वाली जो हाइट है ये c है, ये ओरिजिन हो गया। मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू लगातार बढ़ाते जाइए। आपने x की वैल्यू 0.1 ले ली, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.7, 1, ऐसे ही आप वैल्यूज़ बढ़ाते जाए। x की आप वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे, लेकिन हर वैल्यू को आप कितना भी बढ़ाइए, आपको वैल्यू यहाँ पर सेम मिल रही है, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए? तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, मैंने 0.1 पर देखा तो भी वैल्यू c आ रही है, 0.2 पर देखा तो भी c आ रही है, 0.7 पर देखा तो भी c आ रही है। तो इन सारे डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। समझ गए? ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये होता है। हाँ जी, उसके बाद सेकंड देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज fx is equal to x. It implies that y is equal to x. If x is equal to x का मतलब y is equal to x। तो आप एक ग्राफ बनाइए ऐसे, इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस। इसका ग्राफ हमेशा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर लिख दीजिए fx is equal to x। ये कैसे, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन? देखो जरा, वैसे ही बनाकर देख लो। मैंने कहा x और y, फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू x। तो आपको एक टेबल बना लो। ठीक है, ये चाहे तो नोट कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। इधर यहाँ पर लिया मैंने x, इधर लिया y। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, क्योंकि y इज इक्वल टू x है ना। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये ले लिया, ऐसे यहाँ पर y की 1, 2 और 3। जब x की वैल्यू 0 तो y की भी 0, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। अब अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूँ तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी। तो ग्राफ जब भी कभी बनाना होता है तो हमें y और x के बीच में रिलेशन देखना होता है। तो यहाँ y और x के बीच में रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू x। आप इस तरीके की एक टेबल बनाओ और ग्राफ बना लो। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन? ठीक है, अगला देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ये हुआ। अगला देखते हैं थर्ड फंक्शन क्या दिया है इन्होंने। थर्ड फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, तो रेसिप्रोकल फंक्शन भी किस तरीके का होगा, इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू 1/x, मतलब y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स अगर आप लेकर देखेंगे, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है y, y डैश, x, x डैश,
पॉजिटिव साइड में इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, नेगेटिव साइड में इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बनता है इसका ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है ये भी किस तरीके से बना है, ये भी ऐसे बना है कि आप कोई टेबल ले लीजिए, आपने लिया x और y, तो अगर x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू भी 1, अगर x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5, x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको आप अगर वैसे ही नॉर्मली भी प्लॉट करके देखें, तो नॉर्मली प्लॉट करके देखोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि x की वैल्यू आपने 1, 2 और 4 ली, 0, 1, 2 और 3 छोड़ दो 4, तो जब 1 ली तो y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू भी 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, बताता हूँ अभी वो क्या चीज़ है। x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 ली आ गई, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आ गई आधी 0.5, यानी कि इतनी कम। ये 1 है, 1 का आधा क्या हो जाएगा 0.5, और 2 पर ये वैल्यू आ गई, 4 पर 0.5 की भी आधी 0.25, यानी कि ऐसे। अच्छा चलिए मैं रिकरेक्ट करके देखता हूँ जरा। अब बताना, मैंने नेटवर्क स्विच करा है, अब बताना ठीक आ रही है आवाज़? ठीक है। तो आप इन डॉट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। इस वजह से ये अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकता मैं, तो ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे करके y एक्सिस में मर्ज हो जाएगा, लेकिन ये y एक्सिस में मर्ज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ क्या है कि ये ग्राफ बहुत आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि x = 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ देकर आपसे ग्राफ नहीं बनवाए जाएंगे, आपको तो ये ग्राफ सीधे सीधे याद रखना है। कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो है इंक्लाइंड स्लोप, ग्राफ विद एन इंक्लाइंड स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ जी, तो आपकी वो पहले से भी ज़्यादा चाहिए। क्या करूँ मैं, ऐसे नहीं हो गया ये। अभी ठीक है? चलिए, तो आपको सीधे सीधे ग्राफ याद करने हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन है तो उसका ग्राफ एक तरफ इधर कर्व लाइन और एक इस तरफ कर्व लाइन। इसके बाद अगला देखिएगा, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) = √x, मतलब y = √x। तो इसका ग्राफ भी सीधे सीधे याद रखिए, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, y इस तरफ और x इस तरफ, तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया, ऐसे
ग्राफ पर लिख दीजिएगा ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे पांचवा टाइप इन्होंने बताया पॉलिनोमियल फंक्शन, इट डजंट हैव any fixed shape, its shape depends on the type of polynomial function, like linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, एटसेट्रा। तो इसकी कोई फिक्स्ड आपकी शेप नहीं आएगी, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाइए, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है, इसको आप बोल देंगे दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। कई बार ये आ जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की शेप क्या है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, या क्या है शेप, तो ध्यान रखिएगा पैराबोला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये शायद आपने 10th में भी देखा होगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ आपका पांचवा। इसके बाद में छठा देखेंगे, छठा है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का भी कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर कुछ भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके दे रखा होता है। रैशनल फंक्शन doesn't have any फिक्स्ड शेप्स ग्राफ, कोई फिक्स्ड शेप का ग्राफ इसका नहीं होता रैशनल का भी। रैशनल फंक्शन क्या हो गया, रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x अपॉन एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे। तो ऊपर भी हमने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है और नीचे भी हमने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है, मतलब देयर इज एन एक्सप्रेशन इन द न्यूमरेटर ऑल्सो एंड देयर इज एन एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो वो कहलाता है रैशनल फंक्शन। इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट नोट करेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और इसको कैसे डिफाइन करा जाता है, ये होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शायद मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
मॉडुलस फंक्शन का ऐसे, इधर x डैश और ये y। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हो गया fx इज इक्वल टू मॉड x। ये इसका ग्राफ मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद में आठवां देखिएगा, आठवां है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन तो चलिए फिर भी हमको पता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि fx इज इक्वल टू -1। सर हमारी बुक में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रखा है, चलो मेरी में 9th है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी। 9th वाला एक्सपोनेंशियल है, 10th हमारे वाला 9th में भी लॉगरिथमिक है। हाँ कोई बात नहीं, मेरे में 10th में लॉगरिथमिक है। तो टोटल मेरे में दे रखे हैं 11 फंक्शन दे रखे हैं मेरे में। तुम्हारे में भी 11 है? हाँ तो है तो 11, पर हमारे बुक में ना 8 एक्सपोनेंशियल, 9 लॉगरिथमिक और 11 ग्रेडियंट जो दे रखा है, उसमें जो 10th वाला है ना सिग्नम होगा फंक्शन, वो दे ही रखा है। कुछ प्रिंटिंग का कुछ होगा। अच्छा, सिग्नम फंक्शन हटा देते हैं, फिर छोड़ो। नहीं सर आ रहे हैं वैसे तो, बट मिस प्रिंटिंग है तो। कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिग्नम फंक्शन जो है मैं सारे करवा रहा हूँ, जो कोई छूट जाए तो मुझे बता देना। fx is equal to -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, और +1 when x is greater than 0। सिग्नम फंक्शन ये होता है SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। अच्छा, किसी रेंज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं आप? नहीं। जैसे हमको ये दे रखा है, मान लीजिए हमको ये दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इधर दिखाऊंगा -∞, इधर दिखाऊंगा +∞। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर इस रेंज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 0 पर एक कवर बना देंगे, ऐसे सर्कल बना देंगे, ऐसे 7 पर एक सर्कल बना देंगे और बीच का जो पोर्शन है इसको शेड कर देंगे, बीच के पोर्शन को शेड कर देंगे हम। बस क्या करना है हमको कि 0 और 7 को शेड नहीं करना, 0 को और 7 को शेड नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि ना तो वो 0 के इक्वल है x और ना ही वो 7 के इक्वल है, लेकिन 0 और 7 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। तो इस तरीके से इसको करते हैं, नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेंज को। बताइए, ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद देखिएगा हाँ बोलो। कुछ भी हो उन पर उसकी वैल्यूज -1 0 और 1 ही आएगी। हाँ, हमेशा यही होगा कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो fx की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। ठीक है, fx यानी कि y, इसकी वैल्यू हमेशा -1। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0, ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा 1। ये होता है जी सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, y डैश x डैश।
ये है। बेटा 1 मिनट वेट करिए आप दोनों। हेलो। हाँ जी, तो इसका जो ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, देखिएगा जरा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा कि जब वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। ये तो 0 हो गया। अच्छा, इधर मेंशन करिए 1 और इधर मेंशन करिए -1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो वैल्यू 1 ही आएगी कॉन्टिन्यूसली। आप x की कोई भी वैल्यू लेते चले जाइए, y की वैल्यू 1 ही आएगी। इसी तरह से इधर लिख रहा हूँ मैं -1, आप x की लेस देन 0 वाली कोई भी वैल्यू लेते चले जाइए तो वैल्यू y की वैल्यू -1 ही आएगी। ये y की वैल्यू है -1, ये लेंथ ये -1 है, तो वो -1 ही आती चली जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि ये जो दे रखा है कि x लेस देन 0 पर वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पर ये सर्कल क्यों बनाया है? यहाँ पर सर्कल इस वजह से बनाया है कि ये 0 के ठीक सामने वाली पोजीशन है। तो 0 पर उसकी जो वैल्यू है, 0 पर तो उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर डार्क लगा रखा है, स्पॉट बना रखा है। तो 0 पर उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ये जो -1 है, इस पर ये सर्कल क्यों बनाया है कि वो -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो 0 से x की 0 से कम वैल्यू पर ही -1 होगा, 0 पर नहीं हो सकता। तो इसलिए 0 पर यहाँ पर एक सर्कल बना दिया कि 0 पर -1 नहीं है, 0 पर 1 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू पर ही सारी वैल्यूज पर 1 है। समझ गए? तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। समझ में आ गया दोनों को? बताओ। चलिए जी, इसके बाद है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लो ग्राफ क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है
और ये फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये y है इधर, x है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये डिपेंड करता है कि आपकी a की वैल्यू कितनी है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद ऐसे बन जाएगा, मिलेगा नहीं यहाँ पर मिलेगा नहीं। ये हो गया 0, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सीधा याद रखना है आपको, इसकी डिटेल में जाना नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, वो उतना नहीं करना है। टेंथ देखिएगा क्या दे रखा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। टेंथ है लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका ग्राफ देखो, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यहाँ हो जाएगा y, यहाँ y है, इधर x है, x x डैश y y डैश, ये हो गया। अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा लॉग के बेस में ए है यहाँ पर। अब ये बेस वगैरह क्या है, ये लॉगरिथम है आपके सिलेबस में? तो इसी चैप्टर से है वो, इससे कंटेंट के साथ डिफरेंशिएशन। छोड़ो तो इसके बेस वाले की ज़रूरत नहीं है। जो बेस होता है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, 12th क्लास में करेंगे डिटेल में, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एक्स, ऐसे लिखा जाता है इसको, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, 12th में करना होगा, आप ही रहेंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन है लॉग का, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है बेस की। तो इस केस में ये वाला केस क्या है, a इज ग्रेटर देन 1 वाला, और एक दूसरा ग्राफ बनेगा जिसमें a 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये दूसरा ग्राफ हो गया। इसके बाद अगला देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्यारहवां है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ध्यान से समझ लेना, ना समझ में आए तो बता देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, ग्राफ समझने से पहले क्वेश्चन देख लो, सॉरी इसका ये होता क्या है ये देख लो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, x
और x के आगे ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, मतलब x को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं। इसको बोलते हैं GIF ऑफ x। और ये जो fx है ये तो y है, y इज इक्वल टू GIF ऑफ x। अब यहाँ पर ऐसे लिया जाता है कि यहाँ लिखो आप 2, इसके अंदर यहाँ लिखो 2.3, यहाँ लिखो 2.9, फिर नेगेटिव वैल्यू लिखो -1, फिर लिखो -1.2, ठीक है, ये -1.2, फिर एक वैल्यू और लिखो इधर -1.9, फिर लिखिएगा -3। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो समझिए। It is defined as greatest integer less than or it is defined as the greatest integer less than or equal to x। लेस देन और इक्वल टू x समझने का, अब देखने में डेफिनेशन बड़ी आसान लग रही है, लेकिन है नहीं उतनी आसान समझना ध्यान से। इधर लिया -इंफिनिटी, इधर लिया +इंफिनिटी, और ये जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं मैं सारी यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। तो 2 से थोड़ा सा आगे मैंने ले लिया 2.3, थोड़ा और आगे 2.9, 2 से कम वैल्यू 1 है, 0 है, मैंने एक वैल्यू ले ली -1, फिर एक वैल्यू यहाँ पर ले ली मैंने, ये क्या है -1.2, और थोड़ी सी कम वैल्यू ले लो यहाँ पर, ये यहीं लिख लो -1.9, फिर इधर -2 और इधर -3, इधर -3। ये हो गई हमारे पास सारी वैल्यूज। अब देखिएगा क्या है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन होती है। नाम जरूर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर अंदर इंटीजर लिखा हुआ है जैसे 2 है, तो 2 तो पूरा इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट तो 2 ही आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल कोई वैल्यू है, यानी कि डेसिमल में अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे 2.3 है, तो 2.3 से नंबर लाइन में देखो 2.3 इधर है, तो इसके लेफ्ट में चलो, लेस देन और इक्वल टू x है ना, तो या इक्वल तो तब आएगा जब उसके अंदर इंटीजर लिखा हुआ होगा। अंदर 2 लिखा हुआ है तो रिजल्ट तो 2 ही आएगा। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, मतलब आप लेस देन की तरफ चलते हैं, तो मैं लेस देन की तरफ चल रहा हूँ, तो 2.3 से लेस इंटीजर कौन सा है, 2 ही तो है, तो ये आ गया 2। 2.9 एकदम से मन में ये आता है कि 2.9 के बाजू में तो 3 है, तो वो तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, 2.9 का GIF पूछ रहे हैं तो आपको लेफ्ट की तरफ ही चलना है, जो पहले इंटीजर आ जाए वही इंटीजर आपको लेना है। तो 2.9 में मैं लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ, तो पहला इंटीजर तो 2 ही आ रहा है, तो ये 2 हो गया। -1 एक इंटीजर है, जब GIF के अंदर इंटीजर लिखा हुआ हो तो रिजल्ट में इंटीजर ही आएगा, इंटीजर आ गया -1। -1.2 है, तो -1.2 कहाँ है, -1 के इस तरफ। अब इसके लेफ्ट में अगर देखूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर -2, तो ये लेंगे हम -2। -1.9 ये कहाँ पर है, -1.9 इस तरफ है, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा, -2, तो -2 आएगा इसका आंसर। -3 तो प्रॉपर इंटीजर है, तो इसका आंसर तो -3 ही आएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए, तो इसमें
कई बच्चे ना क्या लगा लेते हैं दिमाग में वो ये लेकर चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सिर्फ इंटीजर पार्ट लिख लेना है, बस इंटीजर वाला पार्ट लिख लेना है। 2.3 में इंटीजर वाला पोर्शन क्या है 2, ये तो फ्रैक्शनल पोर्शन है, डेसिमल पोर्शन है, इसको छोड़ दो तो 2 लिख दिया, 2.9 का भी 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ वो गड़बड़ कर जाते हैं कि -1.2 में वो -1 लिख देते हैं। नहीं, आपको -1.2 के लेफ्ट में ढूंढना है कि सबसे पहले लेफ्ट में जब हम चलेंगे, ये -1.2 है, जब आप लेफ्ट में चलोगे तो सबसे पहले इंटीजर कौन सा आ रहा है -2, तो इसका रिजल्ट होगा -2। ये हमारा कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं जी इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बना रहा हूँ, ये यहाँ नीचे बना रहा हूँ ग्राफ, और समझना ज़ीरो -1 -2 1 2 0 -1 -2 0 1 2, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें ये क्या बोल रहे हैं हमको कि भाई अगर ज़ीरो है वैल्यू तो रिजल्ट 0 ही आएगा, लेकिन अगर 0 से ऊपर वैल्यू है, मान लीजिए 0.1 है, अगर 0.1 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर 0.2 है तो भी रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, बस वो 1 के इक्वल ना हो। 0 पॉइंट आप बढ़ाते चले जाओ, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 0.999999, तो रिजल्ट जो है उसका तब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर दीजिए आप इस लाइन को। फिर हम बात करते हैं 1 की। तो अगर 1 है तो 1 पर अगर GIF यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर x लिखा हुआ है यानी कि 1 लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा हुआ है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। 1.2 1.3 1.4 1.9 तक कुछ भी हो तो भी रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू आप कितनी भी ले लीजिए, 1.9 तक भी चले जाओ 1 ही आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो 2 पर मैंने क्या करा, मैंने बबल लगा दिया। समझ गए कि नहीं? मैंने सर्कल लगा दिया। ऐसे ही 2 से आगे वैल्यू देखो आप, 2 से आगे मैंने वैल्यू देखी 3 है ना। ऐसे ये हमारा 1 है और ये है 2, तो 2 से 3 के बीच में 2.1 2.2 2. कुछ भी आप करते जाओ वो वैल्यू आपकी 2 ही आएगी। तो ये इस तरह से ये बनता है आपका ग्राफ। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे 1 2 3 जैसे कि सीढ़ियाँ बन गई हैं, तो उसको स्टेयर केस ग्राफ भी बोल देते हैं। तो आप ये देखो, अब इसी को मैं पीछे खींच देता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे सर्कल, ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल और ऐसे, ठीक है। इसको बोल देते हैं स्टेयर केस ग्राफ। बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ आपकी क्लास। कल सुबह ले सकता हूँ क्लास, बताओ?